पल्लवी जैसे ही अपने ससुराल की दहलीज पर पहुंची, उसके दिल की धड़कनें हमेशा की तरह तेज हो गई। वह एक जानी मानी सरकारी बैंक में मैनेजर थी। दिन भर सैकड़ों फाइलों, ग्राहकों की समस्याओं और भारी जिम्मेदारी को संभालने के बाद जब वह घर लौटती तो सुकून की जगह उसे मानसिक तनाव का सामना करना पड़ता था। दरवाजे के पास पहुंचते ही उसकी जेठानी नीलम की ऊंची और कड़वी आवाज़ उसके कानों में पड़ी। माँ जी, देख लीजिए अपनी लाडली बहू के लक्षण। घड़ी में 6:45 बज रहे हैं और महारानी अब तशरीफ़ ला रही हैं। बैंक की नौकरी है या कोई वीआईपी बिजनेस? घर परिवार तो जैसे कोई वास्ता ही नहीं है। नीलम की बात खत्म होते ही सास विमला देवी ने रसोई से निकलते हुए अपनी सहमति जताई। सही कहती है नीलम, जब से इस घर में आई है पैर जमीन पर ही नहीं पड़ते। पैसों का घमंड सिर चढ़कर बोल रहा है। हमें तो लगता है कि ये जानबूझकर देर करती है ताकि घर का कोई काम न करना पड़े। पल्लवी ने एक गहरी सांस ली। उसने अपने चेहरे पर शांति बनाए रखी, अंदर आई और कहा, नमस्ते माँ जी। नमस्ते दीदी, आज क्लोजिंग का वक्त था इसलिए थोड़ी देर हो गई। बहाने तो तुम्हारे पास हमेशा तैयार रहते हैं, नीलम ने मुंह बनाते हुए कहा। पल्लवी बिना कोई बहस किए अपने कमरे में चली गई। वह जानती थी कि नीलम खुद ग्रेजुएट थी, लेकिन उसने कभी नौकरी करने की कोशिश नहीं की। वह दिन भर घर पर बैठकर गॉसिप करती, धारावाहिक देखती और पल्लवी के खिलाफ सास के कान भरती रहती थी। पल्लवी एक समझदार महिला थी। वह समझती थी कि नीलम का यह बर्ताव उसकी अपनी हीन भावना से उपजा है। पल्लवी का पति मानव स्वभाव से तो अच्छा था, लेकिन वह अपनी माँ और भाभी के सामने हमेशा मौन रहता था। वह घर की शांति के नाम पर पल्लवी को ही चुप रहने की सलाह देता था। एक दिन नीलम ने ईर्ष्या की सारी हदें पार कर दी। शाम को जब पूरा परिवार चाय पर बैठा था तो नीलम ने बात छेड़ते हुए कहा, माँ जी, आपको पता है हमारी कॉलोनी की मिसेस शर्मा कह रही थी कि उन्होंने पल्लवी को कल शाम किसी बड़ी गाड़ी वाले के साथ हंस हंस कर बात करते देखा था। आजकल की कामकाजी औरतों का कोई भरोसा नहीं, प्रमोशन के लिए पता नहीं क्या क्या करती हैं। यह सिर्फ एक ताना नहीं था, यह पल्लवी के चरित्र पर सीधा और सबसे घटिया हमला था। मानव ने भी चौंक कर पल्लवी की तरफ देखा। पल्लवी ने अपनी चाय का कप मेज पर रखा। उसकी आंखों में आंसू नहीं बल्कि एक कड़ा संयम था। उसने नीलम की तरफ देखा और बहुत ही शांत लेकिन गंभीर आवाज़ में कहा, दीदी, कल बैंक के रीजनल डायरेक्टर ऑडिट के लिए आए थे। सरकारी गाड़ी उन्हीं की थी और मैं उन्हें विदा करने बाहर आई थी। किसी के चरित्र पर कीचड़ उछालना बहुत आसान होता है, लेकिन याद रखिएगा, जो कीचड़ आप दूसरों पर फेंकती हैं उसके दाग पहले आपके अपने हाथों पर लगते हैं। कर्म का पहिया घूमता जरूर है। नीलम ने हंसकर बात को टाल दिया। हमें मत सिखाओ कर्म का ज्ञान, हम तो जो सच है वही बोल रहे हैं। इस घटना के कुछ महीनों बाद नीलम के सगे छोटे भाई सुमित की शादी तय हुई। सुमित एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था और जिस लड़की से उसकी शादी हो रही थी वह बहुत अमीर और रसूखदार परिवार से थी। नीलम का घमंड 7वें आसमान पर था। वह पूरे खानदान में अपनी होने वाली अमीर भाभी के गुण गाती फिर रही थी। शादी के कुछ दिन पहले लड़की वालों के घर पर एक बड़ा प्री वेडिंग फंक्शन था।
नीलम ने जानबूझकर पल्लवी से कहा, पल्लवी तुम इस फंक्शन में मत आना, वहाँ बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, तुम अपनी बैंक की फाइलों में ही व्यस्त रहो। वैसे भी तुम्हें हमारी खुशियों में शामिल होना कहाँ पसंद है। पल्लवी ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है दीदी, जैसी आपकी मर्जी। लेकिन कहानी में मोड़ तब आया जब उस फंक्शन के अगले ही दिन लड़की वालों ने अचानक शादी तोड़ने का ऐलान कर दिया। सुमित के पैर तले जमीन खिसक गई। नीलम, विमला देवी और उनका पूरा परिवार सदमे में आ गया। पता चला कि नीलम की एक पुरानी आदत थी दूसरों की पीठ पीछे अफवाहें फैलाना और झूठी कहानियां बताना। कुछ दिन पहले नीलम ने अपनी होने वाली भाभी की बुआ और चाची के बारे में पड़ोसियों से कुछ बेहद गंदी और मनगढ़ंत बातें कही थी। उसने अफवाह फैलाई थी कि लड़की के परिवार का कोई पुराना कोर्ट केस चल रहा है और उनका चाल चलन ठीक नहीं है। वह बातें घूम फिर कर लड़की के माता पिता तक पहुंच गई। लड़की के पिता एक प्रतिष्ठित बिजनेसमैन थे। उन्होंने जब तहकीकात की तो पता चला कि यह सारी अफवाहें नीलम ने फैलाई थी। लड़की के पिता ने सुमित को फ़ोन पर साफ कह दिया, जिस घर की बेटी इतनी जहरीली जुबान रखती हो और शादी से पहले ही हमारे खानदान की औरतों के चरित्र पर कीचड़ उछाल रही हो, उस घर में हम अपनी बेटी कभी नहीं ब्याहेंगे। जो आज अपनों की नहीं हुई वो कल हमारी बेटी की क्या होगी। नीलम का सारा घमंड पल भर में चूर चूर हो गया। नीलम सुमित डिप्रेशन में चला गया और उसने नीलम से बात करना बंद कर दिया। विमला देवी अपनी बेटी की इस करतूत पर सिर पकड़कर रो रही थी। अगली सुबह नीलम रोती हुई पल्लवी के कमरे में आई। उसने पल्लवी के पैर पकड़ लिए। पल्लवी, मुझे माफ़ कर दो। मुझे पता चला कि उस लड़की के पिता तुम्हारे बैंक के बहुत बड़े कारपोरेट क्लाइंट हैं। तुम्हारी उनसे बहुत अच्छी जान पहचान है। प्लीज़ तुम उनसे एक बार बात कर लो। सुमित की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। तुम कहोगी तो वे मान जाएंगे। पल्लवी ने धीरे से अपने पैर पीछे खींचे और नीलम को उठने का इशारा किया। उसकी आंखों में कोई नफरत नहीं थी, लेकिन एक ठोस कड़ापन था। नहीं दीदी, मैं इस मामले में कोई सिफारिश नहीं करूँगी, पल्लवी ने स्पष्ट कहा। तुम इतनी पत्थर दिल कैसे हो सकती हो पल्लवी? यह मेरे भाई की ज़िंदगी का सवाल है, नीलम चीखी। पल्लवी ने कहा, दीदी, जब आपने मेरे चरित्र पर झूठा लांछन लगाया था, जब आपने इस घर में मेरी हर कोशिश को नाकाम करने की साजिश रची थी, तब आपने नहीं सोचा था कि किसी की ज़िंदगी क्या होती है। अगर आज मैं अपनी साख का इस्तेमाल करके इस शादी को बचा भी लूँ तो आप कभी अपनी गलती नहीं सीखेंगी। आपको लगेगा कि आप चाहे कितना भी जहर उगलें, कोई न कोई आपको बचा ही लेगा। यह कोई सज़ा नहीं है दीदी, यह आपके कर्मों का हिसाब है जो प्रकृति आपसे ले रही है। गड्ढा आपने खोदा था तो उसमें गिरना भी आपको ही पड़ेगा। नीलम को समझ आ गया था कि अब उसके आंसुओं का पल्लवी पर कोई असर नहीं होने वाला। वह चुपचाप अपने कमरे में चली गई। इस झटके ने नीलम को अंदर तक झकझोर दिया। उसने पहली बार खुद को आईने में देखा कि वह दूसरों की ज़िंदगी में कितना जहर घोल रही थी। 3 दिन बाद नीलम ने खुद जाकर सुमित और अपनी माँ के सामने अपनी सारी गलतियाँ कबूल ली। उसने माना कि उसकी पीठ पीछे बातें करने की आदत ने ही आज यह दिन दिखाया है। उसने पल्लवी के पास जाकर भी सिर झुकाकर कहा, पल्लवी,
तुमने मुझे जो आईना दिखाया उसकी मुझे ज़रूरत थी। मैं तुमसे माफ़ी के काबिल तो नहीं हूँ, लेकिन मैं वादा करती हूँ कि आज के बाद मेरी वजह से किसी का दिल नहीं दुखेगा। रात को मानव ने पल्लवी से कहा, पल्लवी, माँ और भाभी को अपनी गलती का एहसास हो गया है। माँ कह रही थी कि वो तुमसे माफ़ी मांगना चाहती है। पल्लवी ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, मानव, शब्दों की माफ़ी बहुत सस्ती होती है। मैं उनके शब्दों का नहीं, उनके बदलते बदलाव का इंतज़ार करूंगी। जब वो मुझे सच में इस घर का हिस्सा मान लेगी, उस दिन माफ़ी अपने आप मुकम्मल हो जाएगी। नीलम के इस आत्ममंथन और बदले हुए बर्ताव को देखकर घर के माहौल में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। यह वह खामोशी नहीं थी जो किसी तूफान के आने से पहले होती है, बल्कि यह वह शांति थी जो किसी बड़े तूफान के थम जाने के बाद आती है। विमला देवी ने पल्लवी से सीधे आंखें मिलाना बंद कर दिया था। उनके चेहरे पर हर वक्त एक अजीब सी झेप और शर्मिंदगी साफ दिखाई देती थी। कुछ हफ्ते बीत गए। सुमित धीरे धीरे अपने काम में वापस मन लगाने की कोशिश कर रहा था और नीलम ने खुद को घर के कामों में व्यस्त कर लिया था। जो नीलम पहले सुबह देर से सोकर उठती थी और सारा दिन फ़ोन पर गप्पे मारती थी, वह अब सुबह जल्दी उठकर रसोई संभालती और पल्लवी के ऑफिस जाने से पहले उसका टिफ़िन खुद तैयार करके मेज़ पर रख देती। लेकिन पल्लवी अभी भी पूरी तरह से सामान्य नहीं हुई थी। वह बात तो करती, लेकिन उसकी बातों में एक पेशेवर दूरी और औपचारिकता साफ महसूस होती थी। एक शाम जब पल्लवी ऑफिस से लौटी तो उसने देखा कि घर के बाहर एक एम्बुलेंस खड़ी थी। उसका दिल धक से रह गया। वह दौड़ती हुई अंदर गई तो देखा कि विमला देवी सोफे पर अचेत पड़ी थी और नीलम बदहवास होकर रो रही थी, मानो उस वक्त किसी दूसरे शहर में मीटिंग के लिए गया हुआ था और सुमित का फ़ोन नॉट रीचेबल आ रहा था। पल्लवी, देखो ना, माँ जी को क्या हो गया। अचानक छाती में दर्द हुआ और ये बेहोश हो गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं। नीलम ने पल्लवी को देखते ही बदहवास होकर उसका हाथ पकड़ लिया। पल्लवी ने एक पल भी नहीं गंवाया। बैंक मैनेजर होने के नाते वह संकट की स्थितियों को संभालना अच्छे से जानती थी। उसने तुरंत विमला देवी की नब्ज जांची, एम्बुलेंस के डॉक्टरों को अंदर बुलाया और नीलम से कहा, दीदी, रोना बंद कीजिए और माँ जी की मेडिकल फाइलों का बैग उठाइए। हम तुरंत इन्हें शहर के बड़े कार्डियक हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। अस्पताल पहुँचते ही विमला देवी को तुरंत आईसीयू में शिफ्ट किया गया। डॉक्टर ने बताया कि उन्हें एक मेजर अटैक आया था और अगले 24 घंटे बहुत नाजुक थे। इमरजेंसी में तुरंत एक बड़ी रकम और कुछ दुर्लभ ग्रुप के ब्लड की ज़रूरत थी। नीलम डर के मारे कांप रही थी और रोए जा रही थी। मानव का फ़ोन अभी भी नहीं लग रहा था। ऐसे समय में पल्लवी पूरे परिवार के लिए एक मजबूत ढाल बनकर खड़ी हो गई। उसने अपने बैंक के संपर्कों का इस्तेमाल करके तुरंत पैसों का इंतजाम करवाया, अस्पताल के सीनियर डॉक्टरों से बात की और अपने एक दोस्त के जरिए विमला देवी के लिए ब्लड का इंतजाम भी करवा दिया। पूरी रात पल्लवी और नीलम आईसीयू के बाहर बैठी रही। नीलम ने देखा कि पल्लवी ने अपनी साड़ी का पल्लू बांध रखा था
उसकी आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था और वह हर आधे घंटे में डॉक्टरों से अपडेट ले रही थी। सुबह के करीब 4 बजे नीलम ने पल्लवी के कंधे पर हाथ रखा और रुआसी आवाज़ में कहा, पल्लवी, तुमने कल रात मुझसे कहा था ना कि गड्ढा मैंने खोदा था तो भुगतना भी मुझे ही पड़ेगा। आज मुझे लग रहा है कि माँ जी की इस हालत की गुनहगार भी मैं ही हूँ। मैंने इस घर में इतना कलेश रखा, इतना जहर घोला कि माँ जी का दिल कमज़ोर हो गया। अगर आज उन्हें कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगी। पल्लवी ने नीलम की तरफ देखा। इस बार पल्लवी की आंखों में वह पुरानी कड़वाहट या दूरी नहीं थी। उसने नीलम का हाथ थाम कर कहा, दीदी, जो बीत गया उसे बदल नहीं जा सकता, लेकिन जो आज हमारे सामने है उसे हमें संभालना होगा। माँ जी ठीक हो जाएंगी, आप हौसला रखिए। अगले दिन दोपहर तक विमला देवी की स्थिति स्थिर हो गई और उन्हें होश आ गया। मानव भी तब तक अस्पताल पहुंच चुका था। डॉक्टर ने वार्ड में आकर कहा, आपकी माता जी की जान सिर्फ इसलिए बची क्योंकि इन्हें सही समय पर अस्पताल लाया गया और बिना किसी देरी के इलाज शुरू हुआ। आपकी पत्नी ने जिस सूझबूझ से काम लिया उसकी तारीफ करनी होगी। विमला देवी ने जब यह सुना तो उसकी आंखों से आंसुओं की धार बह निकली। उन्होंने बेहद कमज़ोर आवाज़ में पल्लवी को अपने पास बुलाया। पल्लवी उनके बेड के पास जाकर बैठ गई। विमला देवी ने पल्लवी का हाथ अपने हाथों में लिया और भर्राई हुई आवाज़ में बोली, पल्लवी, मुझे माफ़ कर दे बेटा। मैंने हमेशा नीलम की बातों में आकर तुझे पराया समझा, तेरे चरित्र पर शक किया, लेकिन आज जब मेरी अपनी औलादे असमर्थ थी तब तू मेरी बेटी बनकर खड़ी रही। तूने सिर्फ मेरी जान नहीं बचाई, मेरी आंखें भी खोल दी। नीलम भी पास आकर रोने लगी। हाँ पल्लवी, माँ जी सही कह रही हैं। तुमने हमसे कोई बदला नहीं लिया, बल्कि हमारे बुरे वक्त में हमारा साथ देकर हमें इंसानियत का सबसे बड़ा सबक सिखा दिया। पल्लवी ने विमला देवी के आंसू पोंछे और मुस्कुराते हुए कहा, माँ जी, मैंने आपसे कहा था ना कि सच्ची माफ़ी शब्दों से नहीं बर्ताव से होती है। पिछले कुछ हफ्तों में मैंने दीदी का और आपका जो बदला हुआ रूप देखा, उसने मेरे दिल की हर कड़वाहट को मिटा दिया है। अब आप अस्पताल से घर चलिए, क्योंकि घर तो अपनों से ही पूरा होता है। विमला देवी के ठीक होकर घर लौटने के बाद उस घर की फिजा पूरी तरह बदल चुकी थी। अब वह घर एक युद्ध क्षेत्र नहीं बल्कि एक खुशहाल परिवार बन चुका था। ठीक 2 महीने बाद सुमित के लिए एक और रिश्ता आया। यह लड़की एक बहुत ही साधारण लेकिन संस्कारी परिवार से थी। विमला देवी और नीलम ने इस बार लड़की के पैसे या रसूख को नहीं बल्कि उसके स्वभाव को देखा। शादी की सारी तैयारियां खुद पल्लवी और नीलम ने मिलकर की। शादी के दिन जब नीलम अपनी नई भाभी का स्वागत कर रही थी, उसने पल्लवी के पास आकर धीरे से कहा, पल्लवी, आज मुझे समझ आया कि कर्म का चक्र सिर्फ सजा नहीं देता। जब हम अपनी गलतियों को सुधार लेते हैं तो वही कर्म हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ बनकर वापस लौटता है। तुमने मुझे गिरने से बचा लिया। पल्लवी ने मुस्कुराकर नीलम को गले लगा लिया। खिड़की से घर के आंगन में आ रही धूप आज कुछ ज़्यादा ही चमकदार और सुकून देने वाली लग रही थी।
तो दोस्तों, मेरी स्टोरी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही नई नई स्टोरियां सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी नई नई स्टोरियां आप लोगों तक पहले ही पहुंचती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।